ये हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग अपना। तो आपका स्वागत है हमारे क्लास में, ऑनलाइन क्लास के लिए, जो कि हमने कल शुरुआत कर दी थी इस चीज़ की। ऑनलाइन चल रहा है हमारा क्लास ट्वेल्थ CBSE। और ये क्लास होगी किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ओनली फॉर ट्वेल्थ है। मुझे पता है आपके पास कैसा दिख रहा होगा। यहाँ मैं सब स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। अभी तक कोई भी बच्चा नहीं आया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे चैट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ से गायब और अपनी बातों करते हैं शुरू आगे। अब आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ समझना है कि पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक है क्लास ट्वेल्थ में, समकालीन विश्व राजनीति, तो वहाँ आपको मिलेगा शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर हमने कल शीत युद्ध क्या है ये चीज करेंगे आज। कल हमने क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। तो आज जो है उससे अगले टॉपिक पर हम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्या होता है क्यूबा शीत युद्ध का अर्थ। आप जब देखेंगे इसके अंदर तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ होगा। एक होगा यहाँ पर हमारा शीत, दूसरा होगा युद्ध। युद्ध आपको पता ही है कि जब लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब क्या, लड़ाई। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। अब शीत का क्या मतलब है? शीत का वैसे अगर नॉर्मल मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा। ठीक है, तो ठंडी लड़ाई का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई तो होगी लेकिन ठंडे तरीके से होगी। ज्यादा उसमें हाथापाई ज्यादा नहीं होगी, उसमें रक्त कम बहेगा, खून कम बहेगा लोगों का। ये होता है शीत युद्ध के अंदर। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो कि आपको हमेशा जब भी आपसे कोई पूछे तो यही लिख कर आना है। इसमें कुछ भी नहीं है। शीत युद्ध का मतलब है ठंडा। क्या नाम है, आराम से जो ऐसा युद्ध हो इसके अंदर की किसी भी तरह की कोई भी जन हानि या कोई भी माल हानि ना हो, ऐसे इस तरह के युद्ध को कहते हैं हम शीत युद्ध। आपकी ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अगर जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसको ये वाली क्लास, जो आपका आपने जो एनरोल किया होगा, तो रिकॉर्ड वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको ये क्लास नंबर 2 के नाम से मिल जाएगी। ठीक है, ये आज हमारी सेकंड क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो अर्थ में आपको लिखवा देता हूँ क्या होता है शीत युद्ध। जब दो देशों के बीच विचारधारा, आपको ना दो तीन शब्दों को याद रखना है। क्या लिखना है? जब दो देशों के बीच क्या चीज? विचारधारा, प्रतिस्पर्धा और तनाव की स्थिति। क्या चीज? विचारधारा। ये जो शब्द है ना इनको हमेशा याद रखना है। विचारधारा, प्रतिस्पर्धा। अभी बताऊंगा क्या चीज इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा तथा तनाव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें युद्ध की आशंका बनी रहे। युद्ध की आशंका बनी रहे, परंतु कॉमा परंतु कोई भी रक्त रंजित युद्ध ना हो।
इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? शीत युद्ध कहते हैं। आपको ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इस डेफिनेशन को आप समझ लो। पहले पहले मैंने आपको बताया, समझाया शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ। शीत है मतलब ठंडा, युद्ध मतलब लड़ाई, यानी कि ठंडे तरीके से जब लड़ाई होती है। आपने अपने पड़ोस में देखा होगा, देखो बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। अपने पड़ोस में आपने लड़ाई करते हुए देखा होगा लोगों को। वो आपस में मारते नहीं है, हाथापाई कम करते हैं, बातों बातों में लड़ाई होती है। तो बातों बातों में जो लड़ाई हो रही है ना, ये भी क्या होता है? शीत युद्ध ही होता है। इसमें भी देखो क्या है, विचारधारा। विचारधारा मतलब हमारी बातें जो है, ये वाली अच्छी बातें हैं, सामने वाला कहेगा ये हमारी बातें अच्छी है। तो यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। कंपटीशन होता है किसके बीच में? दो पक्ष के बीच में कंपटीशन होता है। दोनों पक्ष के बीच में लड़ाई चलती है, किस बात को लेकर? विचारधारा को लेकर, कि हमारी विचारधारा आपसे बेहतर है। तनाव की स्थिति बनी रह जाती है, किस बात को लेकर? कि अब युद्ध हो जाएगा, मतलब अब सामने वाला हमला करने वाला है। ऐसी स्थिति बनी होती है, इसको कहा जाता है तनाव की स्थिति बन जाती है। तो क्या कहा गया? जब दो देशों के बीच, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमको डेफिनेशन में क्या लिखना है? जब दो देशों के बीच विचारधारा, प्रतिस्पर्धा और तनाव की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें युद्ध की आशंका, मतलब हमको शक बना हुआ है कि अब सामने वाला क्या होगा? हमला करने ही वाला है। युद्ध की आशंका बनी रहे, परंतु कोई भी रक्त रंजित युद्ध ना हो। रक्त रंजित मतलब खून खराबे वाला युद्ध ना हो, सिर्फ बातों बातों की लड़ाई हो रही है, कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं हो रहा। तो ऐसे को क्या कहा, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहते हैं। ये हुई हमारी डेफिनेशन प्रॉपर। अब ये शीत युद्ध जो शब्द है ना, इसका अर्थ समझ में आ गया। लेकिन ये है क्या? ये शुरुआत कब हुई? इसको क्या बोला जाता है ये तो हमने समझ लिया, शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत जो होती है ना, उसकी कहानी समझो। शुरुआत हुई थी इसकी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1939 टू 1945 ये चला। 6 वर्ष, 6 वर्ष तक ये जारी रहा। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब से कब तक? 1914 से 1918। ठीक है। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, इसके बारे में हमको बहुत ही अभी थोड़ी बहुत चीजें समझनी है, तभी जाके हम समझेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है। अर्थ समझ में आ गया शीत युद्ध का। शीत युद्ध के ऊपर बस जो शब्द क्वेश्चन आते हैं ना, 2 नंबर का आता है इसके लिए, 2 मार्क्स क्वेश्चन। और शॉर्ट में आपसे पूछता है कि शीत युद्ध क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल अभी आपको मालूम पड़ जाएगा आगे। शीत युद्ध का अर्थ समझ में आ गया। तो हुआ क्या था कि 1939 से 1945 के दौरान में दो गुट बटे हुए थे पूरी दुनिया में। एक थे मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ कौन था? धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र। कोई आया नहीं क्या? बस एक ही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आया है वही पाएगा। हम्म, तो क्या हुआ? दो गुट थे हमारे पास, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? इसमें थे अमेरिका, सोवियत संघ, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, सोवियत संघ। और इसमें थे यूरोप के 2 देश, एक थे ब्रिटेन और एक का नाम था फ्रांस। तो ये 4 देश शामिल थे मित्र राष्ट्र के अंदर। ध्रुवी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान, इटली। इन देशों के बीच ही थी लड़ाई। अब हुआ क्या? जब ये युद्ध हुआ, कब से कब तक चल रहा? 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक। तो 45 में जब ये युद्ध खत्म हो गया ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
उसके बाद से शुरुआत मानी जाती है शीत युद्ध की, अर्थात शीत युद्ध की शुरुआत होती है 1945 में। ये समझ में आ गया कि 1945 में इसकी हो गई शुरुआत। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसका विस्तार, विस्तार मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो विस्तार के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था, तो यूरोप के बाहर तक भी ये फैला हुआ था। यूरोप के बाहर, यूरोप के बाहरी क्षेत्र तक फैला हुआ था। अ, और कौन कौन से देश, कहाँ तक फैला था ये, साउथ ईस्ट एशिया तक, और चीन तक, बर्मा, बर्मा को आज कहा जाता है म्यांमार। ठीक है, जो भारत का जो ईस्ट में है, अगला ही देश जो है हमारे पास बॉर्डर टच है, तो इसे कहा जाता है बर्मा। उस समय बर्मा कहा जाता था, अभी कहा जाता है म्यांमार। एक और जो क्या है, भारत में भी ये थोड़ा बहुत फैला था। तो भारत के कहाँ पे फैला हुआ था ये, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से तक, भारत के पूर्वोत्तर। अब ये पूर्वोत्तर क्या होता है, समझ में आता है किसी को? देखो, जब आप अपने मैप में देखेंगे, या फिर जो कंपास होता है, इधर हम देखते हैं कि ईस्ट है, ये है वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। जब इन दोनों को मिला लेंगे तो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो बनेगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इन दोनों को मिलाएंगे तो साउथ वेस्ट बनेगा, और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। इसी को कहा गया क्या, पूर्व उत्तर, पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर, यानी कि इधर के इलाके में क्या फैला था हमारा विस्तार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1939 से लेकर 1945 के दौरान भारत के क्षेत्र के पास। तो इसका तो हमारे पास कोई काम नहीं है, ये बस ये समझाने के लिए मैंने लिखा कि दिशा को कैसे समझे कि पूर्वोत्तर क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसका ना कुछ परिणाम सामने आएगा। क्या क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव कह लो या फिर परिणाम कह लो, एक ही बात है। तो हम लिखते हैं परिणाम, क्या क्या हुआ इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो बहुत सारी क्या हुई, जनहानि हुई और धन की भी हानि हुई, जनहानि और धन हानि। मतलब कि लोगों की मौत, जन मतलब जनता, जनता मतलब देश के जो नागरिक थे वो, उनकी हानि हुई, मतलब कि बहुत सारे लोग की क्या हुई, मृत्यु हो गई, किसकी वजह से, सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। और ये इसका एक परिणाम है। एक और नुकसान क्या हुआ, धन हानि, धन मतलब पैसा, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी में क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जब युद्ध होता है तो उसमें बहुत सारी आर्मी काम करती है, उसमें बहुत सारे हथियार के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है। तो इन हथियारों के ऊपर जो धन लगाया गया, तो काफी मात्रा में, लगभग 6 साल तक चला। तो कोई भी देश 6 साल तक अगर खर्च करेगा इतनी ज्यादा मात्रा में, और इसके अंदर ये विश्व के लगभग सारे ताकतवर देश शामिल थे, तो यहाँ पर धन हानि जो थी वो होना था ही। तो इस वजह से क्या होगा, इसके दो परिणाम देखने को मिलते हैं, एक जनहानि और एक धन हानि। तो यहाँ तक जो समझना था हमने इसमें समझ लिया। अब आगे क्या बात करेंगे हम इसमें, कि जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था, इसकी समाप्ति जो हुई ना, इसके बाद से क्या हो गया, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। हमने क्या बोला था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, जैसे ये खत्म हुआ, और ये खत्म कैसे हुआ था, पहले ये समझो कि समाप्ति कैसे हुई थी, वो समझना है। इसको पहले एक बार मिटा देते हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना है इसको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि शीत युद्ध की, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी। पहले इसको कर लेते हैं साफ, इसके बाद हम देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध का शुरुआत, यानी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तभी से शुरुआत हो गई शीत युद्ध की। अब इसकी समाप्ति कैसे हुई थी, तो उसकी समाप्ति के लिए ना, ये हुआ था अगस्त
1945 को क्या हुआ था? अगस्त 1945, अगस्त में भी 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 भी और 9 भी। इस दिन क्या हुआ था? 6 तारीख को जापान के एक देश, कौन सा? जापान। आप कहेंगे जापान किधर है? तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत, इधर आ गया हमारा नेपाल, इधर भूटान, तो इधर जाएंगे तो पूरा ये एशिया खत्म हो जाएगा। और इधर छोटा सा देश है जापान, ठीक है, द्वीपीय देश है। इसमें दो देश थे, एक का नाम था हिरोशिमा, हिरोशिमा, और एक देश था नागासाकी। इन दोनों देशों के ऊपर क्या किया गया? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। और यहाँ से जापान ने हार मान ली, ठीक है। जापान किसके अंदर शामिल था? ध्रुव राष्ट्रों में। मित्र राष्ट्र में अमेरिका था, ध्रुव राष्ट्र में कौन था? जापान। तो जापान यहाँ से हार गया, ठीक है। और जापान के ऊपर जब बम गिराया गया तो इससे क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कैसे पता चला कि अब शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि यहाँ पे जर्मनी, जापान और इटली वगैरह तो अपने आप को हार मान चुके थे, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे। हुआ क्या, अब जो बाकी बचे हुए देश थे वो अपने आप को ताकत बनाने के लिए, अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए लग गए। उनके अंदर ये होड़ थी कि सबसे ज्यादा ताकतवर हम होंगे, हमारी विचारधारा सबसे ज्यादा लोग मानेंगे। तो इसी को लेकर क्या हुआ? सब निकल पड़े क्या करने के लिए? हथियार बनाने के लिए। तो एक तरीके से हथियारों की होड़ शुरू हो गई। इस बात को हम थोड़ी देर बाद में लेते हैं, इसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे थे हम। क्या हुआ कि जापान के ऊपर बम गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी साकी के ऊपर। और कई बार ना क्वेश्चन पूछ लेता है कि जापान पे जो बम गिराया गया उसका नाम बताओ, क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप खोजना अपनी किताब में आपको मिलेगा। डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, किसी बॉक्स वगैरह में साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। हिरोशिमा में जो गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और नागासाकी साकी पर जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम था फैट मैन, ठीक है। ये दो परमाणु हथियार, परमाणु बम जो थे कहाँ गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। और इसी दिन क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई और शीत युद्ध वहीं से शुरू हो गया। अब देखो, जब परमाणु बम गिराया जापान के ऊपर अमेरिका ने, तो कुछ लोग सामने आए, कुछ लोगों ने इसके पक्ष में आवाज उठाई और कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में आवाज उठाई। तो आपका सवाल ये बनता है यहाँ पे कि अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु हथियार के पक्ष में लोगों के क्या तर्क थे, और उसके जो विपक्ष के लोग थे, जो इस बात के से बिल्कुल खुश नहीं थे कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया, तो उनके क्या तर्क है? तो हम इसके ऊपर बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला क्या लिखेंगे कि परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम के समर्थक जो थे, समर्थक कहो या कि पक्ष के वाले लोग। पहले विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष के तर्क, किस चीज के विपक्ष के तर्क? जो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया, इस बात के विपक्ष में थे बहुत सारे लोग। उन्होंने क्या कहा? पहली बात, उन्होंने ये दलील दी कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। मतलब लोगों को ये नजर आ गया था कि जापान अब घुटने टेक देगा, लेकिन फिर भी इतनी देर में आ, उसके ऊपर परमाणु बम गिराए गए। एक मिनट रुका थोड़ा सा। और दूसरे समर्थक जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अ, अमेरिका इस कार्रवाई के द्वारा ये दिखाना चाहता था कि जो जो यूएसएसआर है, ये एशिया के अंदर और अपने एशिया के क्षेत्रों में और आसपास में यहाँ पर अपना प्रभुत्व ना दिखा पाए, इस वजह से अमेरिका ने ऐसा किया। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं। और कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अमेरिका सोवियत संघ के सामने ये दिखाना चाहता था कि सबसे ताकतवर देश मैं हूँ, मेरे जैसा कोई भी देश यहाँ पर ताकतवर नहीं है, तो अपनी सैन्य शक्ति दिखाना चाहता था। तो पहला क्या कि जापान आत्मसमर्पण करने ही वाला था।
तो ऐसे में हमला करना उसका गैर जरूरी था, तो ये गलत कर दिया गया। दूसरी बात क्या बोली गई कि यूएसएसआर को यहाँ से कोई फायदा ना मिले, इस वजह से अमेरिका ने हमला कर दिया। तीसरी बात क्या, तीसरी बात ये थी कि अमेरिका अपना प्रभाव दिखाना चाहता था कि यूएसएसआर के सामने, कि यूएसएसआर उसका कोई भी फायदा ना उठा पाए और यूएसएसआर उसके सामने क्या हो, कमजोर नजर आए और अमेरिका उसके सामने मजबूत नजर आए। इस वजह से अमेरिका ने ये कहा किया होगा। ये कौन बोलते हैं, विपक्ष के तरफ वाले लोग हैं। समर्थक क्या बोलते हैं, समर्थकों का तर्क। देखो मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी 20 मिनट हो चुके हैं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं वैसे ही बोल देता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। समर्थक क्या बोलते हैं, समर्थकों का इतना ज्यादा विचारधारा नहीं है यहाँ पे, बस एक ही बात है। समर्थक क्या बोलते हैं कि जो जन हानि हो रही थी, जन हानि, और जो धन की भी हानि हो रही थी, तो अमेरिका और अमेरिका के जो साथी देश हैं उनके बीच में जो जनहानि हो रही थी, धन हानि हो रही थी, उनको लेकर वो और ज्यादा ना हो, इस चीज को रोकने के लिए परमाणु बम गिरा के युद्ध को समाप्त करने के लिए परमाणु बम गिराना बहुत जरूरी था। तो ये कहता है अमेरिका के समर्थक लोग। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर के अंदर अभी और भी चीजें हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम क्या सामने आए, द्वितीय विश्व युद्ध का उदय कैसे हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं, अवरोध क्या होता है, और शीत युद्ध के कारण क्या थे और परिणाम क्या क्या थे। तो इन सबको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तो कोई आया नहीं इस क्लास में, भी सिर्फ एक बच्चा मुझे प्रेजेंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं एंड कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में।